फ्रेंड्स, मैं अरुण गौतम। स्वागत है आपका अभिजात क्लासेज पे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, कि अंतःस्रावी ग्रंथियां आपस में मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन करती है और वो एंडोक्राइन सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, पूरी बॉडी को नियंत्रित करते हैं, हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है, एक रासायनिक पदार्थ का स्रावन होता है और उसी रासायनिक पदार्थ को हम लोग हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन की आप लोगों को डेफिनेशन भी बताई थी और मैंने कल आपको बताया था कि हमारे शरीर में लगभग 9 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है जो हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ती है और वो जो हार्मोन है वो रक्त के द्वारा अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है और अपने कार्य को अंजाम देता है। तो आज आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है और उनमें हम बात करेंगे सबसे पहले गोनेट ग्लैंड की, जनन ग्रंथि की। और जनन ग्रंथि में सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है? टेस्टिस या वृषण। तो ये टेस्टिस का नाम आते ही ये पता चल जाता है कि पुरुषों में, किसमें? पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। कितने जोड़ी वृषण पाए जाते हैं? एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। और इन वृषणों में एक सेल होती है जिसका नाम है लेडिंग सेल या लेडिंग कोशिका। कौन सी कोशिका? लेडिंग कोशिका, या हम उसको बोल सकते हैं कौन सी कोशिका? अंतराली कोशिका। इस लेडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका के द्वारा ही एक हार्मोन का स्रावन किया जाता है जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन, या फिर इसको बोलते हैं हम एंड्रोजन। याद रखना, एस्ट्रोजन नहीं है। एस्ट्रोजन महिलाओं के अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है, ये है एंड्रोजन जिसे हम बोलते हैं पुंजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं? पुंजन हार्मोन। तो क्लियर हुआ यहां तक कि कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो हार्मोन कौन सा है? याद रखना, कुछ जगह पर आपको टेस्टोस्टेरोन भी लिखा रहेगा, कुछ जगह पर एंड्रोजन या क्या लिखा रहेगा? पुंजन लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना। अब ये हार्मोन क्या काम करता है हमारे शरीर में? तो देखो, जब बेबी पैदा होता है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, यदि आप हॉस्पिटल में जाते हो और आपको खुशखबरी मिलती है कि आपके परिवार में एक नन्हा सा बच्चा आया है या बच्ची आई है, तो आप उसको दूर से यदि देखो और यदि वो कपड़ा पहना हुआ हो, यानी उसको क्लॉथ पहना रखे, तो क्या हम पहचान सकते हैं उसको कि वो लड़का है या लड़की? नहीं पहचान सकते। हम उसको पहचानेंगे उसके कोपुलेटरी अंगों से, यानी उसके मैथुन अंग या लैंगिक अंगों से उसकी पहचान करेंगे। कौन से अंगों से पहचान करेंगे? लैंगिक अंग, या उसके कौन से अंग से उसकी पहचान करेंगे? मैथुन अंग से। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्राथमिक लैंगिक लक्षण। कौन से लक्षण कहलाते हैं? प्राथमिक लैंगिक लक्षण। वापिस से समझना मेरी बात को, मैं बात कर रहा हूं कि जब कोई बेबी पैदा होता है वो लड़का है या लड़की, कैसे हम बताएं उसको? तो हम उसके कौन से अंगों को देखकर ही बता सकते हैं? मैथुनी अंगों को देख ही बता सकते हैं। ऐसे लक्षण कौन से लक्षण कहलाते हैं? प्राथमिक लैंगिक लक्षण। लेकिन यदि वही लड़का या लड़की बड़ा होकर 14 या कितने वर्ष की उम्र में आ जाए, 15 वर्ष की उम्र में आ जाए, और आप लोगों के सामने 10 फुट की दूरी पर या 20 फुट की दूरी के ऊपर एक लड़का और एक लड़की खड़ी है, तो आप उसको केवल देखकर, उसकी शारीरिक संरचना को देखकर ही आप लोग उसको क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो। उन लक्षणों को बोलते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक लैंगिक लक्षण। कौन से लक्षण बोलते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो जब छोटी क्लास में थे, 9th 10th में थे, तब से आप पढ़ते आ रहे हो कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हैं। तो जैसे ही प्यूबरिटी स्टार्ट होती है, यौवन अवस्था स्टार्ट होती है, तो उस समय लड़कों में मूंछ का आना, दाढ़ी का आना, मांसपेशियों का मजबूत होना, मांसपेशियों का मजबूत होना, शोल्डर वाला पार्ट चौड़ा होना, उसके अलावा उसके कौन से अंगों का विकास होना? जनन अंगों का विकास होना, और आवाज का भारी होना। किसका भारी होना? आवाज का भारी होना। ये लक्षण हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो ये जो लक्षण है, ये कौन से लक्षण है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। और लड़कियों में ऐसा होता नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि लड़कियों में 13-14 वर्ष की उम्र में दाढ़ी मूंछ आ जाती है, आवाज भारी हो जाती है। वहां जस्ट इसका क्या होता है? अपोजिट होता है। तो ये कौन से लक्षण हुए? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि ये जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, ये लड़कों में या पुरुषों में कौन से लक्षणों के लिए जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है कौन से लक्षणों के लिए?
द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए। ये मैंने आप लोगों को ऊपर जो बताया है वो इसीलिए बताया कि जब द्वितीयक की बात करें तो प्राथमिक कौन से होते हैं, तो प्राथमिक तो मैंने आप लोगों को बता दिया, उनके कौन से अंगों को देखकर, उनके मैथुन या लैंगिक अंगों को देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि वो एक दिन का जो लड़का है या लड़की है, यानी पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद देखते ही पहचानने के लिए हमें उनकी किनको देखना आवश्यक है, लैंगिक अंगों को। लेकिन जैसे ही वो 14-15 वर्ष की उम्र में आ जाते हैं, प्यूबरिटी स्टार्ट हो जाती है, तो हम उनके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को देखकर आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि वृषण की लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या किया जाता है, श्रावण किया जाता है। ठीक है, अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार है, तो एक पॉइंट तो बता दिया किसके लिए जिम्मेदार है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए। और दूसरा पॉइंट याद रखना, शुक्राणु जनन की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन सी क्रिया को, शुक्राणु जनन। याद रखना, शुक्र जनन नहीं बता रहा, शुक्राणु जनन बता रहा हूं। शुक्राणु जनन क्या होगा, शुक्राणु पूर्वी कोशिका से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, शुक्राणु जनन कहेंगे। तो ये तो क्लियर हुआ, चलो ठीक है। अब एक बात और कि ये जो हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल करने का काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, या कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ये मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि पीयूष ग्रंथि जो है वो कौन सी ग्लैंड कहलाती है, मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड कहलाती है, मास्टर ग्लैंड। ये जितनी भी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस को छोड़कर उन सब पर कंट्रोल करती है, सबका क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है एलएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके द्वारा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण की क्रिया क्या होगी, प्रेरित होगी। अर्थात ये जो एलएच है, ये एलएच हार्मोन किसको प्रेरित करेंगे, लेडिंग कोशिका को प्रेरित करेंगे। किसके सिक्रेशन के लिए, टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन के लिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो याद रखना कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, एलएच। इसका एक नाम और है आईसीएसएच हार्मोन, जो केवल और केवल हम पुरुषों के लिए उपयोग में लेते हैं। किसके लिए उपयोग में लेते हैं, पुरुषों के लिए उपयोग में लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटेस्टाइल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होगा, इंटेस्टाइल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या अंतरालीय, हिंदी में याद रख लेना, अंतरालीय सेल का क्या हो गया, कोशिकीय। स्टिमुलेटिंग का मतलब है प्रेरक, जो प्रेरित करता हो, हार्मोन का हार्मोन हुई है। क्लियर, यहां तक वापस से समझ लेना कि टेस्टोस्टेरोन के स्रावण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित एलएच हार्मोन, या इसी का एक दूसरा नाम और है जिसे हम कौन सा हार्मोन बोलते हैं, आईसीएसएच हार्मोन। ये हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण के लिए क्या है, जिम्मेदार है। अब एक बात और याद रखना, इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है कैस्ट्रेशन का, जनद नाशन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, जनद नाशन। क्या होता है जनद नाशन, वो इससे रिलेटेड है, बाकी का हार्मोन से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। जनद नाशन की प्रक्रिया, यौनारंभ प्रारंभ होने से पहले, यौनारंभ प्रारंभ होने से पहले, परिभाषा याद रखना, शल्य क्रिया के द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा वृषण को बाहर निकालने की प्रक्रिया, वृषण को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वो प्रक्रिया ही कहलाएगी जनद नाशन। क्या कहलाएगी, जनद नाशन, या कैस्ट्रेशन बोलते हैं इसको, जनद नाशन कहलाएगी। क्यों करते हैं हम जनद नाशन, तो पुरुषों में तो ऐसा होगा नहीं कि वृषण को बाहर निकाले। हम कहेंगे कि सामान्यतः यह प्रक्रिया, जनद नाशन की प्रक्रिया कहां की जाती है,
पशुओं में की जाती है। कैस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, कैस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पशुओं में की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जनननाशन की प्रक्रिया करने के बाद, वृषण को बाहर निकालने के बाद में वो सरल स्वभाव के हो जाते हैं। कौन से स्वभाव के हो जाते हैं? सरल स्वभाव के हो जाते हैं। फलस्वरूप उनका प्रबंधन करना आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है? उनका प्रबंधन करना आसान हो जाता है। क्लियर? अब हम कहेंगे कि जनननाशन की क्रिया से होगा क्या? ऐसे जो नर हैं वो बंदे हो जाते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, उनको नपुंसक हो जाते हैं। बंदे हो जाते हैं या नपुंसक हो जाते हैं, अर्थात उनमें जनन की क्या नहीं पाई जाती? क्षमता नहीं पाई जाती। किसकी क्षमता नहीं पाई जाती? जनन की। क्योंकि हम लोगों ने टेस्टिस बाहर निकाल दिया, टेस्टिस बाहर निकाल दिया तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा।